नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की अपनी यात्रा के बाद आज नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, शिक्षा के व्यवसायीकरण से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जिसे रोकने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और मेक्सिको के प्रयास उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स में विविधीकरण के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। युगांडा में मंकी पॉक्स के 49 नए मामले सामने आए और अब तक कोई मौत दर्ज नहीं की गई। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का बारिश के कारण रुका हुआ मैच फिर से शुरू। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा के अंतिम चरण में मलावी में हैं। वे आज नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षा के व्यवसायीकरण से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। श्री धनखड़ ने आज राजस्थान के सीकर में एक निजी शिक्षण संस्थान के समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा है कि शिक्षा का व्यवसाय बन जाना देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि शिक्षा आय का साधन नहीं, बल्कि यह त्याग, दान और स्वस्थ समाज के निर्माण का माध्यम है। श्री धनखड़ ने इस बात पर अफसोस जताया है कि शिक्षा एक वस्तु बन गई है, जिसे लाभ के लिए बेचा जा रहा है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि उद्योग, अनुसंधान और नवाचार के सबसे बड़े लाभार्थी है। श्री धनखड़ ने कहा है कि ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय शिक्षा संस्थानों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि छात्र शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन भारत में कई अवसर हैं और संस्थानों तथा उद्योग जगत के नेताओं को उन्हें इसके बारे में जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इससे प्रतिभा पलायन और विदेशी मुद्रा की हानि रुकेगी। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में 62वें राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में निवेश और मजबूत रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वैश्विक परिदृश्य में सशस्त्र बल भविष्य के लिए मजबूत और लचीले बन सके। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में युद्ध क्षेत्र का दायरा समुद्र, वायु और पारंपरिक युद्ध क्षेत्रों के आगे बढ़ चुका है। श्री सिंह ने कहा है कि सशस्त्र बलों के लिए अब साइबर, अंतरिक्ष और सूचना युद्ध पारंपरिक युद्ध अभियानों की तरह महत्वपूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा है कि एआई में पूर्वानुमान करने और निर्णय लेने की अभूतपूर्व क्षमता है। श्री सिंह ने कहा कि यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के कौशल को बढ़ाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक रक्षा परिदृश्य में तकनीक और वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में सामरिक विशेषज्ञों की संख्या अधिक होनी चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और मेक्सिको के संयुक्त प्रयासों से खासकर सेमीकंडक्टर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड और अन्य हाईटेक टेक्नोलॉजीज जैसे महत्वपूर्ण घटकों के लिए विविधीकरण के माध्यम से लचीलापन मजबूत हो सकता है। वित्त मंत्री ने मेक्सिको सिटी में व्यापार और निवेश सहयोग बढ़ाने पर भारत मेक्सिको व्यापार और निवेश शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए ये बात कही। मेक्सिको सिटी के आर्थिक विकास मंत्री मनोला जबलोजा अल्दामा भी शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। वित्त मंत्री ने कहा है कि दोनों देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि भारत फार्मा, विनिर्माण और ऑटोमोटिव क्षेत्रों में विकास और निवेश के लिए जबरदस्त अवसर प्रदान करता है। वित्त मंत्री ने यूपीआई जैसे पहलों के साथ फिनटेक क्षेत्र में 87% की दर के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक नेता के रूप में भारत के उभरने को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा है कि भारत मेक्सिको साझेदारी फिनटेक और डिजिटल भुगतान में सीमा पार सहयोग और नवाचार के लिए बेहतर अवसर प्रदान कर सकती है। एक अन्य कार्यक्रम में निर्मला सीतारमण ने मेक्सिको के वित्त और सार्वजनिक ऋण सचिव डॉक्टर राजेलियो रामिरेज डे लाओ से भी बात की। बैठक के दौरान उन्होंने मेक्सिको सरकार के साथ अपने अनुभव साझा करने और भारत के डिजिटल परिवर्तन के आधार पर सहयोग की संभावना तलाशने की भारत की इच्छा व्यक्त की।
10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा ITU-WCSA नई दिल्ली में जारी है। इसके अलावा AI के एक हिस्से के रूप में गुड इम्पैक्ट इंडिया के लिए रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज आयोजित किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में 11 राज्यों की 51 टीमों ने हिस्सा लिया। कोयला मंत्रालय को 67 कोयला खदानों की वाणिज्यिक नीलामी के लिए 44 ऑफलाइन बोलियां प्राप्त हुई है। इनमें छोटी और मझोली कंपनियां भी शामिल हैं। बोली प्रस्तुत करने का कल आखिरी दिन था। सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोलियों को सोमवार 21 अक्टूबर को खोला जाएगा। सड़क और पुल निर्माण में नवाचार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सेमिनार आज से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। 2 दिन के सेमिनार में विशेषज्ञ सड़क और पुल निर्माण की नवीनतम तकनीक, सामग्री और कार्य निष्पादन पर अनुभव और साझा सुझाव कर सकते हैं। संगोष्ठी का उद्देश्य सड़क और पुल की गुणवत्ता को बढ़ावा और नवीनतम तकनीक वाली बुनियादी ढांचा समय पर उपलब्ध कराना है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले में कल आतंकवादियों द्वारा एक विक्रेता की निर्मम हत्या किए जाने की निंदा की गई है। मृतक अशोक चौहान बिहार का निवासी था। एक प्रेस विज्ञप्ति में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि सूचना राष्ट्र मृतक के परिजनों के साथ है। उन्होंने कहा है कि हमारे सुरक्षा बल दोषियों की तलाश कर रहे हैं। अपराधियों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में रखा जाएगा। श्री सिन्हा ने जम्मू कश्मीर पुलिस और जिला प्रशासन शोपिया को मृतक के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने भी इन आतंकी घटना की निंदा की है और मृतक के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच विचार विमर्श जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए आज रांची पहुंच रहे हैं। उधर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर फैसला हो चुका है। भाजपा 68, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन 10, जनता दल यूनाइटेड 2 और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस बीच राज्य में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन कल से शुरू हो गया है। कल पहले दिन 3 पर्चे दाखिल किए गए। युगांडा में मंकी पॉक्स के 49 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही युगांडा में मंकी पॉक्स के मामलों की कुल संख्या 145 हो गई है। युगांडा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राजधानी कंपाला में मंकी पॉक्स के 27 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले एक सप्ताह में किसी पूर्वी अफ्रीकी देश में दर्ज किए गए मंकी पॉक्स के मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है। हालांकि युगांडा के 19 प्रभावित जिलों में अब तक इससे किसी की मौत नहीं हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मंकी पॉक्स से निपटने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने आगाह किया है कि सूडान में 5 वर्ष से कम उम्र के 5 लाख बच्चों सहित 30 लाख से अधिक लोगों के हैजा से पीड़ित होने का जोखिम बना हुआ है। भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में 9 स्कूलों के उन्नयन के लिए अनुदान सहायता बढ़ा दी है। श्रीलंका के अनुरोध पर भारत सरकार ने अपनी वित्तीय प्रतिबद्धता को दोगुना कर दिया है। अब इसकी कुल परियोजना लागत 600 मिलियन श्रीलंकाई रुपए होगी। शुक्रवार को भारत के उच्चायुक्त संतोष झा और श्रीलंका के शिक्षा सचिव JM थिलाका जयसुंदरा के बीच राजनयिक पत्रों पर हस्ताक्षर और आदान प्रदान हुआ। और बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के साथ जारी पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 391 रन बना लिए हैं। भारत ने न्यूजीलैंड पर 35 रन की बढ़त बना ली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी की अपनी यात्रा के बाद आज नई दिल्ली के लिए रवाना होंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, शिक्षा के व्यवसायीकरण से शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत और मैक्सिको के प्रयास उच्च तकनीक इलेक्ट्रॉनिक्स में विविधीकरण के माध्यम से द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को मजबूत कर सकते हैं। और क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच चौथे दिन का बारिश के कारण रुका हुआ मैच फिर से शुरू। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।